रेखा को अपने समय की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस का दर्जा हासिल रहा है। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजार। उसी रेखा को जब राज्यसभा सांसद के रूप में नॉमिनेट किए जाने की घोषणा हुई तो मीडिया में उनकी फिल्मी गानों की बहार आ गई। ज्यादातर उमराव जान फिल्म के गाने बजाए जाते। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं या फिर सिलसिला फिल्म का गाना ये कहाँ आ गए हम। इन गानों के बैकग्राउंड म्यूजिक पर ढेर सारे स्पेशल शोज बनाए जाने लगे थे। हमें ये कहना चाहिए कि रेखा सुपरस्टार। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में इनके गानों की लाइंस पर बेस्ड आर्टिकल्स लिखे जाने लगे थे। ये साल 2012 का समय था। तारीख थी 17 अप्रैल। तब तमाम आर्टिकल्स और गॉसिप्स में तरह तरह के सवाल उठते थे कि आखिर इस पिक्चर के डायरेक्टर कौन है, यानी रेखा को राजनीति में कौन लाया। तब इशारा सोनिया गांधी की तरफ होता था। इवन उस समय संसद में सपा की सांसद जया बच्चन भी थी। यही वजह है कि सिलसिला पार्ट 2 भी गॉसिप का हिस्सा रही। साल 2012 में रेखा के साथ ही एक्स क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा सांसद नॉमिनेट किया गया था। दोनों ही सिलेक्शन यूपीए सरकार का मास्टर स्ट्रोक माने जा रहे थे। रेखा ने जब संसद में कदम रखा तो लिखा जाने लगा, आ गई रेखा, छा गई रेखा। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। इवन संसद में जब जब रेखा आती तो न्यूज मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में इन लाइंस के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होती। Impact story: a day after Sachin Tendulkar sought leave of absence from parliament proceedings, film actor Rekha made a rare appearance in the parliament. ये अलग बात है कि संसद में रेखा का आना या ना आना दोनों एक ही समान रहा। 6 साल के अपने कार्यकाल में रेखा महज 18 ही दिन संसद में उपस्थित हुई। तब वो लोग काफी उदास हो गए जो लंबे समय से रेखा के पॉलिटिक्स में आने का इंतजार कर रहे थे। रेखा की फिल्मी लाइफ, कंट्रोवर्सीज और उनकी पर्सनल लाइफ सब कुछ विवादों में रहा। ऐसे में रेखा की पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ को जानने के लिए शुरुआत शुरू से करनी होगी। सेठ, अपन को इसलिए हंसी आया कि जिंदगी में पहली बार किसी ने अपन को मेम साहब बोला। क्या कहूँ शर्म से है लब सिले हुआ। I didn't know what the word father meant. रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 यानी 1954 को जैमिनी गणेशन और पुष्पावली के घर में हुआ। उस समय उनका नाम भानु रेखा गणेशन रखा गया, लेकिन इस पूरी स्टोरी में हम उन्हें रेखा ही बुलाएंगे ताकि आपको स्टोरी बेहद आसानी से समझ आ जाए। जैमिनी गणेशन तमिल फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम थे, लेकिन उनकी माँ जैमिनी गणेशन की बीवी का दर्जा कभी नहीं पा सकी क्योंकि जैमिनी गणेशन की 3 शादियां तो हुई थी, लेकिन पुष्पावली से हमेशा उनका अफेयर ही रहा और उन्होंने कभी शादी नहीं की पुष्पावली से। इस वजह से रेखा को उनके पिता का प्यार कभी मिल ही नहीं पाया। But he moved out of your lives. I mean, you were very young. I was a baby. I don't really remember. इवन कई बार जैमिनी गणेशन रेखा के स्कूल में जाते थे, लेकिन वहाँ वो उनकी दूसरी बीवी सावित्री के बच्चों से तो मिलते थे, लेकिन रेखा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया करते थे। I didn't know what the word father meant. जैसे कि वो उन्हें जानते ही नहीं हो। जैमिनी ने पुष्पावली के परिवार की जिम्मेदारियां भी नहीं उठाई। इन सभी चीजों ने रेखा को बचपन से आहत किया और इसलिए रेखा को बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ गई। रेखा ने 4 साल की उम्र में चाइल्ड एक्टर के तौर पर फिल्मों में एंट्री कर ली थी, लेकिन पहली बार उन्हें लीड एक्ट्रेस का रोल 15 साल की उम्र में आई फिल्म अनजाना सफर से मिला। इसी फिल्म में रेखा के साथ एक हादसा भी हो गया। एक्चुअल में फिल्म में उनके अपोजिट हीरो विश्वजीत थे और उन्हें एक सीन में रेखा को किस करना था, लेकिन वो जबरदस्ती रेखा को करीब 5 मिनट तक किस करते रहे थे। रेखा को उस सीन के बारे में किसी ने बताया भी नहीं था और वहाँ जो लोग थे वो सब देखकर हंसते रहे और तालियां बजाते रहे। अपने साथ हुए इस हादसे के चलते रेखा सेट पर ही फूट कर रोने लगी। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में भी इस बात का जिक्र है। रेखा इसके बाद भी रुकने वाली नहीं थी और इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की, लेकिन रेखा की जिंदगी में हमेशा प्यार की कमी रही। एक्चुअल में ऑन स्क्रीन तो उन्हें खूब प्यार मिला, लेकिन ऑफ स्क्रीन यानी उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा प्यार से अधूरी रह गई। एक्चुअल में रेखा का नाम इस समय तक कई एक्टर्स से जुड़ चुका था और वो परिवार बसाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 15 अप्रैल 1990 को बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, लेकिन उस समय मुकेश अग्रवाल क्रोनिक डिप्रेशन में थे। ये बात रेखा को नहीं पता थी और मुकेश ने बिजनेस में घाटे के चलते 6 महीने बाद ही रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। Certain incidents happen to you, Simi, in life that you have absolutely no control of. लेकिन ये पूरा कलंक रेखा के माथे लगा
और मुकेश की मां ने रेखा को डायन तक कह दिया। के बाद न्यूज आर्टिकल्स में भी रेखा पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की गई और उन्हें कई चीजें ऐसी बोली गई जो शायद सुनने लायक भी नहीं थी। I got a crash course of what people are all about, who my friends were, who my foes were, but every so-called pain that I went through and so-called questions that arose in my mind, they just went inside me and I became the person that I'm truly proud to be today. इसके बाद रेखा का नाम एक्टर विनोद मेहरा से भी जुड़ा। इवन उन दोनों की शादी की खबरें भी आम थी। कहा जाता था कि उन्होंने फिल्म की सेट पर ही दोनों ने शादी कर ली है। तेरे बिना जिया जाए ना, लेकिन फिर रेखा की जिंदगी तब बदली जब विनोद मेहरा की मां ने रेखा को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। इवन एक बार रेखा जब उनके पैर पड़ने गई तो रेखा को विनोद की मां ने धक्का तक मार दिया। इसके चलते विनोद ने धीरे धीरे रेखा से दूरियां बना ली। उस समय रेखा का रंग सांवला था और उनके तौर तरीके भी थोड़े अलग थे। ऐसे में फिल्मों में भी रेखा को रंग रूप को लेकर काफी भला बुरा सुनना पड़ता था और उन्हें काफी खरी खोटी भी सुनाई जाती थी। लिहाजा रेखा ने अपने आप पर खूब काम किया। That's when suddenly people it hit them. Oh, she's really like overnight. It wasn't really overnight. It took about 2.5 years. I mean, basically I used to starve. Which is the worst thing. I know that now. इसके बाद रेखा ने साल 1973 में फिल्म नमक हराम में काम किया। यह फिल्म हिट साबित हुई और रेखा और अमिताभ ने एक के बाद एक 11 फिल्मों में काम किया। इन दोनों की जोड़ी काफी हिट थी और डायरेक्टर्स के लिए फायदेमंद। अमिताभ के साथ जब रेखा आई तो उन फिल्मों में रेखा का ग्लैमरस लुक भी लोगों को खूब पसंद आने लगा था और अमिताभ के साथ जोड़ी भी उन्हें खूब पसंद आ रही थी। इसी बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ी, लेकिन ये नजदीकियां जया बच्चन को कतई पसंद नहीं आई। वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? अपना घर भी तो भोग रही हूँ। लिहाजा सिलसिला के बाद अमिताभ ने रेखा से दूरियां बना ली और इसके बाद कभी रेखा और अमिताभ ने साथ फिल्म ही नहीं की। इसके बाद अक्षय कुमार का भी नाम रेखा के साथ जुड़ा और रवीना टंडन ने भी रेखा पर काफी आरोप लगाए। मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, अच्छा लगो आजा नहीं ते बच। इवन ये तक कहा गया कि रेखा अक्षय कुमार पर डोरे डाल रही है। हालांकि फिर रेखा ने अक्षय कुमार के साथ भी दूरियां बना ली। कुल मिलाकर रेखा एक बहुत ही बड़ी स्टार तो बन चुकी थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्हें वो प्यार कभी मिल ही नहीं पाया जिसकी हमेशा से वो तलाश कर रही थी। फिर आता है साल 2012 जहाँ पर रेखा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक्चुअल में साल 2012 आते आते केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा था। सबसे पहली वजह यही समझी गई कि रेखा और सचिन राज्यसभा सांसद बनते हैं तो सुर्खियां मिलेंगी और महाराष्ट्र के साथ साथ तमिलनाडु की सियासत को भी साधा जा सकेगा। याद कीजिए कि सचिन को साल 2013 में ही भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान कर दिया गया था, जबकि सांसद के रूप में रेखा की तरह ही सचिन की उपस्थिति भी काफी कम दिनों तक रही थी। वो महज 23 दिन ही संसद में आए थे। ऐसा माना जाता है कि रेखा को राजनीति में लाने के पीछे कांग्रेस का मकसद तमिलनाडु में एक लोकप्रिय चेहरा उतारना था और संसद के भीतर जया बच्चन के खिलाफ एक स्टार चेहरा बिठाना था। रेखा कांग्रेस के प्रस्ताव पर पहले तो तैयार हो गई, लेकिन उन्हें राजनीति रास नहीं आई। रेखा के सदन में प्रवेश करते ही सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने अपनी सीट बदल दी। एक्चुअल में उससे पहले रेखा के शपथ ग्रहण के समय एक इंटरेस्टिंग घटना हो चुकी थी। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब रेखा शपथ ले रही थी उस समय जया बच्चन की प्रतिक्रिया और उनके चेहरे के भाव को परखा जा रहा था। ये मामला उस समय सभापति के समक्ष भी उठा। इवन कुछ सदस्यों ने इस बात पर ऐतराज जताया कि जिस वक्त रेखा शपथ ले रही थी उस वक्त कैमरे का फोकस जया बच्चन के चेहरे पर क्यों था। दरअसल शपथ ग्रहण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर होना था और देश भर में से एक नजरिए से देखा जा रहा था, जिससे गॉसिप्स को भी हवा मिल रही थी। जाहिर सी बात है ये सारा मुद्दा ना तो रेखा को पसंद आया और ना ही जया बच्चन को। दोनों को समझ आ रहा था कि उनके जो रिएक्शन है और उनके आपसी झगड़े को पॉलिटिक्स में यूज किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं रेखा और जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन के साथ सबसे आखिरी बार सिलसिला फिल्म में काम किया था। दूसरी बात कि अमिताभ बच्चन और रेखा की नजदीकी को लेकर फिल्म मैगजीन्स में काफी लॉन्ग टाइम से गॉसिप्स भी चली आ रही थी। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कभी भी अपने इस रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की
और ना ही जया और रेखा ने भी कुछ आधिकारिक तौर पर कहा। हाँ, रेखा कई बार केवल इतना जरूर इजहार कर चुकी है कि वो अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन है। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि इन तीनों के बीच क्या चल रहा था। तमाम फिल्मी समारोहों में जया और रेखा कई बार साथ साथ नजर भी आ चुकी थी। इवन वो कई बार एक फ्रेम में दिखी तो दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया और एक दूसरे का हालचाल भी पूछा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इन तीनों के बीच क्या था। जया रेखा को किस नजरिए से देखती थी। लेकिन संसद के अंदर मामला पूरी तरह से राजनीतिक था। रेखा कांग्रेस की तरफ से मनोनीत सांसद थी, जबकि जया बच्चन समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद थी। जब राजनीतिक टीका टिप्पणियों में रेखा के पीछे सोनिया गांधी को डायरेक्टर माना जाने लगा और जया बच्चन के पीछे का डायरेक्टर मुलायम सिंह यादव को बताया गया, वहीं जब संसद के अंदर रेखा और जया बच्चन मौजूद होती थी तो उसे सिलसिला पार्ट 2 कहकर भी तंज कसा जाने लगा था। ऐसे में रेखा की शपथ लेने के बाद जया बच्चन ने अपनी सीट बदलने की भी ठान ली। पहले जया बच्चन 91 यानी 91 नंबर की सीट पर बैठती थी, लेकिन जैसे ही रेखा को 99 यानी 99 नंबर की सीट अलॉट हुई तो उन्होंने सीट बदलवाने की रिक्वेस्ट भी की, क्योंकि दोनों सीटें आसपास ही थी। एक्चुअल में जया ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कैमरा उन दोनों को एक फ्रेम में कैप्चर करे और मीडिया में सुर्खियां बने। जया की इस अपील की बहुत ज्यादा चर्चाएं भी हुई, लेकिन आखिरकार उनको रेखा के फ्रेम के दायरे से बहुत दूर 143 यानी 143 नंबर की सीट अलॉट कर दी गई। अब दोनों एक फ्रेम में कैप्चर नहीं हो सकती थी। लेकिन जरूरी सवाल ये भी है कि रेखा अपने 6 साल के राज्यसभा सांसद के कार्यकाल में महज 18 दिन ही क्यों हाजिर हुई? क्या जया बच्चन ने रेखा का पॉलिटिकल करियर खा लिया? रेखा को जितने उत्साह के साथ यानी जितने एक्साइटमेंट के साथ संसद में लाया गया, उनके प्रशंसकों या उनके फैंस ने आगे बढ़कर उनका जिस अंदाज में गर्मजोशी से स्वागत किया, रेखा ने उतना ही सबको निराश क्यों कर दिया? रेखा को लेकर जितने भी सवाल हैं और रहस्य हैं, उनमें एक सवाल ये भी है जिनका सही जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। रेखा को राज्यसभा सांसद मनोनीत किए जाने के पीछे कई राजनीतिक कयासबाजियां लगाई जा रही थी। सवाल ये भी है कि क्या इन घटनाक्रमों ने रेखा को बहुत आहत किया, जिसके बाद उन्होंने संसद की कार्यवाहियों से ही दूरी बना ली? मतलब इसका पूरा रीजन और मेन रीजन माना जाता है जया बच्चन। कहा जाता है कि जया बच्चन जब संसद में रहती थी तब रेखा कंफर्टेबल नहीं होती थी। अपने 6 साल के कार्यकाल में भी वो केवल 18 दिन ही आई थी। कई बार तो कुछ ही घंटों के लिए वो संसद में आती थी और फिर चली जाती थी। वो किसी भी संसद सत्र के किसी एक दिन ही सदन में आती थी। वैसे तो फिल्मी जगत से संसद के भीतर गए तमाम सितारों की उपस्थिति का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के अलावा प्रख्यात फिल्मकार मृणाल सेन या वैजयंती माला जैसे कई सितारे संसद में कम ही आते थे। लता मंगेशकर केवल 12 ही दिन सदन में आई थी। हालांकि इसके लिए उन्होंने ना तो सैलरी ली और ना ही अन्य भत्ते लिए। वहीं दूसरी तरफ शबाना आजमी, जावेद अख्तर, जया प्रदा या उनसे भी पहले नरगिस, सुनील दत्त और पृथ्वीराज कपूर जैसे एक्टर्स एक्टिवली संसद में भाग ले चुके हैं। उन्होंने कई मौकों पर अपने विचार भी रखे और सवाल भी पूछे। लेकिन रेखा को सदन से ज्यादा बॉलीवुड पसंद आता था, शायद इसलिए भी क्योंकि संसद में जो उनके साथ हुआ था वो उससे कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रही थी। ऐसे में वो कई मौकों पर बॉलीवुड पार्टियों में तो नजर आती है, लेकिन सदन में नहीं। ये दिखाता है कि सोनिया गांधी वोट्स के लिए रेखा को पॉलिटिक्स में तो ले आई, लेकिन रेखा कभी भी मन से पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। इवन इस दौरान उनकी तुलना जया बच्चन से भी होती रही। इससे भी उनका मन पॉलिटिक्स में कभी लगा ही नहीं। इवन पॉलिटिक्स से जाने के बाद भी रेखा ने राजनीति में कभी वापसी की सोची ही नहीं। बाकी रेखा अपनी लाइफ में इतना कुछ झेल चुकी थी, शायद इसलिए भी वो कुछ आगे करना नहीं चाहती थी। बाकी आपको रेखा की लाइफ के बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आ सकें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।